हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। देखिएगा, Pascal demonstrated experimentally that the pressure exerted by a liquid column depends only on the height of the liquid column. Pressure exerted by a liquid column depends only on the height of the liquid column and not on the shape of the containing vessel. तो पास्कल ने ये तो एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करा। अब वो जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट भी अभी हम देखेंगे, और वो लिक्विड की हाइट पर कैसे डिपेंड करता है। जो प्रेशर है वो हमने फॉर्मूला डिराइव करके देख लिया था। वैसे तो हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, लेकिन इसी की हेल्प से हमने ये भी करके देखा था कि प्रेशर जब किसी लिक्विड कॉलम की बात करते हैं तो एच रो जी, रो क्या होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच कितनी हाइट तक उस लिक्विड को हमने किसी भी कंटेनर में भर रखा है। ठीक है, ये होता है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, दोबारा से रीजॉइन करके देखो भाई। दिव्यांका आवाज़ आ रही है? यस सर, बहुत कम आ रही है। अब बताओ, आवाज़ आ रही है? यस सर। बड़ी पहले से कुछ क्लियर हुई? शुभ, अरे बोलो। शुभ तो है नहीं। दिव्यांका आवाज़ बढ़ी? यस सर। सर वो स्पीकर डिस्कनेक्टेड था। अब ठीक है? चलिए, तो हमने ये देख लिया था कि प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, ये होता है। ठीक है, अच्छा। अब इसमें हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर उसने ना एक्सपेरिमेंट करके देखा और अलग अलग शेप के वेसल्स लिए और उसके अंदर लिक्विड भर के देखा। ठीक, तो देखिएगा, व्हेन द थ्री वेसल्स आर फिल्ड विद द सेम व्हेन द थ्री वेसल्स आर फिल्ड with the same liquid up to the same height, all the 3 meters record the same pressure. This and record the same pressure. This appears, next page पर आ जाइए 12th पर. This appears anomalous because the 3 vessels have different shapes and contain different amounts of liquid. तो देखने में हमको लगता है कि किसी में लिक्विड ज़्यादा है, किसी में लिक्विड कम है, और किसी का शेप कुछ है, किसी का शेप कुछ है। तो हमको ये लगता है कि भाई प्रेशर तो फिर सेम नहीं रहना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि प्रेशर सेम ही होता है। अच्छा, बिकॉज द 3 वेसल्स हैव डिफरेंट शेप्स and contain different amounts of liquid, this apparently unexpected result is known as hydrostatic paradox. तो उसने क्या करा था, उसने एक ही प्लेटफॉर्म पर 3 अलग अलग तरीके के वेसल्स लिए थे। जैसे एक वेसल ये ले लिया ऐसी शेप का, जो ऊपर से ब्रॉड है, नीचे से नैरो है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे डिवाइस लगा रखी है प्रेशर मेजर करने के लिए। ठीक है, ये उसका नीडल है जहाँ पर ये सामने मीटर लगाया हुआ है। इस मीटर पर कोई इंडिकेशन होता है कि कितना ज़्यादा है प्रेशर या कितना कम है। ठीक है, लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है,
ये हो गया कंटेनर ए, सेम प्लेटफॉर्म पर यहीं पर जोड़ रखा है एक दूसरा, तो ये यूनिफॉर्म वेसल है कि ऊपर जितना ब्रॉड है उतना ही नीचे ब्रॉड है। तो दोनों तरफ जो इसकी विड्थ है वो सेम है। ये हो गया कंटेनर बी। और तीसरा है अच्छा, आप लोगों के यहाँ स्कूल में तो ये चैप्टर खत्म हो गया होगा सर सरफेस एनर्जी का करा रहा है। अच्छा, यही वाला चल रहा है कि सरफेस एनर्जी तक? ठीक है, सरफेस एनर्जी मतलब फिर खत्म ही होने वाला है। ओके टॉपिक है। हाँ, तुम्हारे यहाँ अच्छा, तुम्हारे यहाँ तो बहुत आगे चल रहा है। कितना करा दिया? थर्मोडायनामिक्स वगैरह सब हो गया क्या? सर हमारे में ना वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का चैप्टर छोड़ दिया था उन्होंने, तो ठीक ये है, वाला rotation। खत्म करवा के वो करवा। अच्छा, आप रोटेशनल मोशन पर आ गए, तो लगभग ठीक है, पैरेलल चल रहा है तुम्हारे यहाँ। सेम है। अच्छा, ये सरफेस टेंशन वाला, ठीक है। जब काइनेटिक थ्योरी किसी के भी स्कूल में शुरू होना, एक बार बता देना मुझे। और मुझे खास तौर पर ये बताना कि गै-लुसाक लॉ, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये 3 लॉज आपके यहाँ करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? ठीक है, हट चुका है सिलेबस में से, उसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं सिर्फ लॉज लिखवाऊँगा। ठीक है, जो मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ लॉज लिखवाऊँगा, मैं उनको प्रूफ नहीं करवाऊँगा। पूरा पूरा करवाया, चलो तो फिर पूरा पूरा ही करना है। तो तुम्हारे यहाँ करवा दिया वो, तो क्या चल रहा है? ऐसा चल तो फिर खत्म नहीं है, बस उसके बाद तो वेव्स बच रहा है एक चैप्टर। चलिए, तो ये जो तीसरा है, तीसरे में भी देखा गया तो ये ऊपर से नैरो है, नीचे से ब्रॉड है। तीनों पर डिवाइस लगाई और चेक किया गया प्रेशर, तो तीनों में प्रेशर जो है वो बिल्कुल सेम निकला। तीनों में प्रेशर बिल्कुल सेम निकला। तो ये पास्कल ने चेक करा था, तो ये बड़ा अजीब सा रिजल्ट लगा, लेकिन इस रिजल्ट की वजह से कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो गई। आगे देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो था हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये कहता है कि शेप पर, वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पर, किसी भी चीज़ पर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर का अमाउंट बिल्कुल सेम रहता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए हमने रूम के अंदर एक कप के अंदर, और कि लिक्विड जो है, लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, लेकिन अगेन जो शेप है या क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है उस पर किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो हम ये कहेंगे कि हम एक रूम में बैठे हुए हैं और उस रूम के अंदर हमने एक ग्लास में पानी रखा है, एक में मिल्क रखा है, एक में हमने हनी रख रखा है। ठीक है, किसी में ज़्यादा रख रखा है, किसी में कम रख रखा है, एक ग्लास छोटा है, एक ग्लास बड़ा है और एक ग्लास बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हमने वो तीनों चीज़ें रख रखी हैं। तो हम ये देखते हैं कि तीनों ही लिक्विड पूरी तरह से स्टेबल रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक लिक्विड उछल उछल के बाहर आ रहा हो और एक लिक्विड नीचे की तरफ डिप्रेस होता जा रहा हो, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। तो अगर कहीं पर भी हम ये देखते हैं कि लिक्विड जो है, लिक्विड को अगर हम स्टिर कर रहे हैं और स्टिर करने पर वो उछल नहीं रहा है, उछलने का मतलब समझ रहे हैं ना, बाहर की तरफ नहीं आ रहा है ना, और अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर बिल्कुल स्टेबल है। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मिल्क के अंदर हमने बॉर्नवीटा मिलाया और हम उसको घोलते जा रहे हैं और घोलते घोलते हम देख रहे हैं कि अंदर की तरफ गहरा गहरा जो उसमें गोल गोल है वो सर्कल सा बनता जा रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा, इसका मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो जितना हम डाउन साउथ की तरफ जाएंगे तो क्या होता है कि हम बिल्कुल सी लेवल के थोड़ा थोड़ा नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं, और जितना हम माउंटेनियस रीजन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रेशर कम होता है। ठीक, क्योंकि हाइट जो है वो साउथ की तरफ जो है हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाइट कहाँ से नापी जाती है, वही जो तुमने एक दिन पूछा भी था कि ऊंचाई से हाइट नापी जाएगी, कि कितनी ऊंचाई से। तो यानी कि एटमॉस्फेयर जो है वो कितना ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि आप एटमॉस्फेयर से कितनी दूरी पर है, मतलब कितने नीचे हैं आप। और अगर आप एटमॉस्फेयर के काफ़ी नज़दीक है, जैसे कि लेह लद्दाख की तरफ हो गया कि आप काफ़ी हाइट पर है, बस नेक्स्ट टू हिमालयन रीजन आप हैं ही, वहीं पर खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर प्रेशर बहुत कम होता है। और कई लोग जो होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वो भी अभी बताते हैं ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम है, खासतौर पर हाई ब्लड प्रेशर, कि उनके ब्लड का प्रेशर हाई है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होने लगता है, ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर अगर वो पहुँच जाते हैं माउंटेनियस रीजन पर, तो आंखें लाल रहने लगती हैं, किसी किसी की नाक से खून निकलने लगता है, किसी किसी के कान से भी आ जाता है खून बाहर। तो ये जो है, ये प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर वाली ये प्रॉब्लम जो है, ये जो है ये रिलेट करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। कैसे? हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में लगातार ब्लड फ्लो करता जा रहा है, तो
हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? जब वो लगातार और बड़ी तेज़ी से हम तो दौड़ लगा के आए हैं कहीं पर और फुटबॉल खेल कर आए हैं, तो हमारा तो ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ा हुआ है। तो जब भी आप खेलते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, और हार्ट बहुत तेज़ी से पंप करने लगता है। तो वो ब्लड बाहर क्यों नहीं निकलता? वो इसी वजह से नहीं निकलता कि एटमॉस्फेयर ने प्रेशर लगा रखा है सभी चीज़ों पर, जो भी चीज़ें हैं वो वहीं की वहीं रहेंगी। और जब एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस होते हैं तो तभी आपने सुना होगा कि समंदर में ये टाइड्स वगैरह जो है ये उठने लगती हैं, कि समंदर का पानी अभी तो शांत पड़ा हुआ था, अचानक से ऊपर को लहर उठ गई, फिर नीचे को आके गिर गया। नीचे को क्यों गिरेगा? ग्रेविटी की वजह से। ऊपर को क्यों उठा है? कि प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। प्रेशर रिड्यूस होगा ना किसी भी चीज़ पर, तो वो चीज़ धीरे 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 ऊपर की तरफ आने लगेगी। ऐसा होता है, प्रेशर ही है जिसने चीज़ों को नीचे थोड़ा सा कंट्रोल कर रखा है, दबा रखा है चीज़ों को। ठीक है, चलिए जी, अब ये डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। हाँ जी, हाँ ठीक है, आ गए 16 हो गए टोटल, 16 के जी। ठीक है, आ जाएंगे। चलिए, तो अब जरा देखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है द गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। गैसियस एनवलप, जो गैस का एक एनवलप है एक तरह से, जिसने पूरे के पूरे जो अर्थ है उसको सराउंड कर रखा है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। The pressure exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure. The atmospheric pressure at sea level is 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल, इसको ना हम 1 एटमॉस्फेयर भी बोल देते हैं। ऐसे 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल, इसको 1 एटमॉस्फेयर भी हम बोल देते हैं। ठीक है, आगे हो गया। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो सी लेवल का मतलब क्या है, कि ये मान लिया जाता है कि समंदर का जो लेवल है, जो ऊपर वाला लेवल है, वहाँ तक प्रेशर मेज़र करा जाता है। वहाँ तक प्रेशर मेज़र करा जाता है कि कितनी हाइट से, मतलब एटमॉस्फेयर की जो भी हाइट है वहाँ से लेकर और वहाँ तक की, वो भी एक पर्टिकुलर हाइट ली जाती है। अच्छा, वो पर्टिकुलर हाइट कितनी ली जाती है, वो भी ये देखा जाता है कि भाई इतनी हाइट अगर हम लेंगे ना समंदर से एटमॉस्फेयर तक की, इतनी हाइट हम लेंगे तो वहाँ तक ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है, उस हाइट के बाद ग्रेविटी एग्जिस्ट करना बंद कर जाती है। हमने देखा है ना कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर देते हैं एस्केप वेलोसिटी के साथ में, तो वो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाता है। तो हमने कहा कि जब कुछ ना कुछ हाइट तो होगी ना फिर एटमॉस्फेयर की, तो वो एक पर्टिकुलर जो हाइट है उस हाइट को, कि जहाँ तक ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है उस हाइट को ले लिया जाता है। डेंसिटी, मिक्सचर ऑफ गैसेस की डेंसिटी एक स्टैंडर्ड डेंसिटी ले ली जाती है, और जी की वैल्यू तो फिक्स है ही ना, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई करके एच रो जी मैं भी करवाऊँगा वो, तो हमारे पास वो वैल्यू ये आ जाती है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 ATM बोल देते हैं। ATM मतलब एटमॉस्फेयर। अच्छा, उसके बाद देखिएगा हाउ मर्क्यूरी बैरोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मर्क्यूरी बैरोमीटर हम किस तरीके से यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के लिए, कि कहाँ पर एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जगह पर सेम रहेगा,
तो हम ये कहेंगे हाँ एक जगह पर तो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये ज़रूरी नहीं है भाई, हम भी तो समुंदर के लेवल से थोड़ा ऊंचाई पर ही हैं, ठीक है, और हम माउंटेनियस रीजन पर जाएंगे तो वो और ऊंचाई पर हो जाएगा, तो उस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होगा, इस जगह का अलग होगा। और ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ मिलेगा, कोस्टल रीजन पर मिलेगा। कोस्टल रीजन पर जहाँ समुंदर के किनारे जहाँ आप खड़े होंगे तो आप ये कहेंगे कि हाँ अब मैं समुंदर के लेवल पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो वो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। कभी भी कहीं पर भी अगर ये देखना है कि आप कितनी हाइट पर हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में तो ये है, ये विदेशों का पता नहीं, तो आप ये देखिए कहीं पर भी कि हम कितने ऑल्टीट्यूड पर खड़े हुए हैं, तो वो ऑल्टीट्यूड कहाँ से होता है, उस पर लिखा रहता है सी लेवल से हम कितने ऑल्टीट्यूड पर हैं। आप गाज़ियाबाद में हैं तो गाज़ियाबाद के रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, रेलवे स्टेशन जो है उस पर एक येलो कलर का बहुत बड़ा पत्थर का बोर्ड लगा हुआ होगा, इतना भारी कि पता नहीं कितने लोगों ने उठाकर वो लगाया होगा, उस पर लिखा होगा गाज़ियाबाद जंक्शन, वो लिखा हुआ होगा। एक और रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे 2 रेलवे स्टेशन है, एक नया गाज़ियाबाद भी है जो यहीं है पास में, ठीक है, तो आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर गाज़ियाबाद जंक्शन लिखा होगा, फिर नीचे ना ब्लैक कलर में वो प्रॉपरली लिखा हुआ होगा कि हाइट फ्रॉम सी लेवल, ठीक, फिर थोड़ी दूर हाइट लिखी होगी, फिर थोड़ी दूर पर लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई, और वो ऊंचाई लिखी होगी, और वो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है, मीटर में लिखी रहती है, हर जगह का होता है। आगरा चले जाएंगे, आगरा पे पता चल जाएगा, ठीक है, मेरठ चले जाओगे या दार्जिलिंग चले जाओगे, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ का जो भी रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पर ये चीज़ लिखी रहती है। ये जो जोग्राफिकल मेजरमेंट्स हैं जब शुरुआत में करे गए थे हमारे पूरे कंट्री में, तो तब जो सी लेवल है, सी लेवल से हाइट मेज़र करी गई, ठीक है, तो हम कितने ऑल्टीट्यूड पर बैठे हुए हैं वो पता चल जाएगा, ठीक है, तो वो हर जगह के रेलवे स्टेशन पर ये खास चीज़ है, वहाँ लिखी रहती है। अच्छा, उसके बाद आगे देखिएगा, एन इटालियन साइंटिस्ट ई टॉरिसेली, तो टॉरिसेलीज लॉ ऑफ एफ्लक्स करवाया है आपको, हाँ, वो यही वाला साइंटिस्ट है। एन इटालियन साइंटिस्ट ई टॉरिसेली वाज फर्स्ट टू डिवाइस अ मेथड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्यूरेटली। इट इज़ कॉल्ड सिंपल बैरोमीटर। 1 meter long glass tube closed at one end is filled with clean and dry mercury. After closing the end of the tube with the thumb, the tube is inverted into a dish of mercury. As the thumb is removed, page number 13 पर आ जाइए. As the thumb is removed, mercury level in the tube falls down a little and comes to rest at a vertical height of 76 centimeter above the mercury level in the dish. Above the mercury level in the dish. तो जरा देखिएगा क्या करा गया, यहाँ पर एक कंटेनर बनाया हमने, एक कंटेनर है उसमें मरकरी को भरा हुआ है हमने, और अभी हम एक काम और करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। तो टेस्ट ट्यूब जो है एक तरफ से बंद रहती है, एक तरफ से खुली रहती है, पाइप जो होता है वो दोनों तरफ से खुला रहता है। तो टेस्ट ट्यूब एक तरफ से बंद है, उसमें हमने क्या करा, उसके अंदर हमने मरकरी को डाल दिया, भर दिया। भरने के बाद में जो उसका ओपन एंड है, ओपन एंड पर थंब लगा दिया, और थंब लगाने के बाद में हमने उसको उल्टा करा और इन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर थंब अपना तब छोड़ा जब हमारा हाथ मरकरी के अंदर डूब चुका था, तब हमने अपना थंब हटा दिया ताकि उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई एयर बबल ना रह जाए, ठीक है। देखिए ये काम हम घर पर भी कर सकते हैं, मरकरी ना लेकर हम पानी के साथ ये खेल कर सकते हैं। एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और फिर हमने क्या करा कि एक ग्लास ले लिया और ग्लास के अंदर पानी भर दिया, थोड़ा सा एयर स्पेस खाली छोड़ दिया, उसके ऊपर हाथ रख दिया और फिर अपने हाथ को ऐसे पलट कर, अब हाथ मतलब उसको जो पलटा है ग्लास को, तो पानी तो बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि हमने हाथ लगा रखा है। फिर अपने हाथ को डुबा दिया बिल्कुल पानी के अंदर जिस बाल्टी में पानी रखा हुआ है, और फिर धीरे से अपना हाथ हटा दिया, ठीक है। तो वही प्रोसीजर यहाँ पर करा गया है। तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है और ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको उभरा हुआ हमने क्यों बनाया है, आपने ना 10th क्लास में एक चीज़ करी थी,
इधर की सरफेस उभरी हुई है, इधर की सरफेस उभरी हुई है, तो उभरी हुई या बल्जिंग आउट सरफेस को हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। और दोनों ही सरफेसेस गहरी हैं, इधर की भी सरफेस कर्व्ड सरफेस है अंदर की तरफ, और ये भी अंदर की तरफ जो कर्व सरफेस है इसको हम बोल देते हैं कॉनकेव सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कैसी सरफेस दिखाई दे रही है, ऊपर से देख रहा हूँ तो उभरी हुई, ठीक है। ये उभरी हुई सरफेस हमको कब दिखाई देती है, आप घर में चाय बनाएं, आप घर में बर्तन में किसी में दूध डालें और उसको उबालें, तो आपको ये दिखाई देगा कि जो दूध है ना वो ऐसे, जब आपने डाला है उसको, जब वो ठंडा है, तो जब आपने डाला है, अरे दूध उबाला है कभी किसी ने घर में? हाँ ठीक है, ठीक। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जब आप ठंडा जब होगा दूध, जब आप उसको नॉर्मली ऐसे ही डालेंगे तब आपको दिखाई देगा कि अरे सरफेस तो बिल्कुल फ्लैट है। और फिर उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और जब वो बॉयल होना शुरू होगा तब आप देखेंगे कि वो ऐसा फ्लैट नहीं आता ऊपर की तरफ, वो थोड़ा सा उभर जाता है ऊपर की तरफ, और वो कॉनकेव सरफेस उसकी बन जाती है, कॉन्वेक्स सरफेस बन जाती है उसकी ऊपर की तरफ, और तब वो आता है ऊपर। और साइडें जो है ना वो थोड़ी सी नीचे रह जाती हैं और बीच में से ऐसे उभर कर ऊपर आता है। तो आप ये देखिए यहाँ पर भी साइडें थोड़ी सी नीची हैं और ये यहाँ से थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो एक्सीड कर जाता है जब टेम्परेचर हम उसका बढ़ाते हैं, ठीक है, तब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सीड कर जाता है। और नहीं तो दूध हमने कंटेनर में ऐसे ही डाला, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो वो उसमें टिक नहीं सकता, वो एकदम से ऐसे निकल कर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी है कि मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा प्रेशर सेंसिटिव होता है, इसीलिए थर्मोमीटर के अंदर भी मर्क्यूरी ही यूज़ करा जाता है, बैरोमीटर के अंदर भी मर्क्यूरी यूज़ करा जाता है। प्रेशर का जरा भी वेरिएशन होता है तो मर्क्यूरी उसको सबसे पहले सेंस कर देता है। हमने कहा कि डाली तो मरकरी की जरा सी गोली थी, ठीक है। थर्मोमीटर जो होता है, थर्मोमीटर देखे मरकरी वाले या डिजिटल पर ही आ गए सब, है ना, वो जिसको ऐसे पकड़ के ऐसे उसको झाड़ते हैं और फिर वो पूरा टेम्परेचर डाउन हो जाता है ना, देखा है? नहीं। तो ज़्यादातर अब डॉक्टर्स के पास भी अगर मान लो कभी फीवर हो जाए, वो भी वो टू डिजिटल वाला ही रखते हैं। तो जो मरकरी वाला थर्मोमीटर होता है, जब उसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होता है तो हमको दिखाई देता है कि नीचे एक मरकरी का बल्ब लगा हुआ है, और अगर हो गया 102 103 बुखार तो वो पूरा उसका जो लेवल है वो ऊपर तक बढ़ जाता है। तो वो है क्या, वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि जो जब हम इसको उल्टा करते हैं तो वो एक लेवल तक डाउन आता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ तक ये डाउन आ गया, और ऊपर से फ्लैट नहीं रहता, कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है। मेनिस्कस सरफेस, लिक्विड की सरफेस को हम सरफेस ना बोलकर मेनिस्कस बोल देते हैं, MENISUS, है ना, अभी नोट्स में सब कुछ मेंशन होगा। अच्छा, तो वही ये पूरे के अंदर मरकरी भरा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब अलग अलग लेवल ले लेते हैं। इस वाले सरफेस को मैंने बोल दिया C, इधर वाला जो सरफेस है उसको बोल दिया B, और इधर वाला जो सरफेस है उसको बोल दिया हमने A। तो B से A तक की जो हाइट है उसको H बोलेंगे। बेल, एक मिनट अभी आता है। आप 20-22 मिनट बचे हुए तो नहीं हो पाएगा, हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला कि इस जगह पर जो ये C है, इस पॉइंट को मैंने, इस सरफेस को मैंने C बोल दिया, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली ये वाला मर्क्यूरी जो है ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोजर हो रखा है इसका सीधा, तो इसको बोल देंगे PA। A इज़ फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये हाइट हो गया कि मरकरी जो है जब हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था तो यहाँ तक पूरा मरकरी भरा हुआ था,
अब हमने उसको इन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, जब हमने उसको इन्वर्ट करा तो वो एक लेवल तक गिरा। तो इसका मतलब क्या है कि अब टॉप सरफेस से और यहाँ तक की जो सरफेस है, यहाँ तक की हमने हाइट ले ली, ठीक है। हाइट हम कहाँ से लेंगे, हम ऊपर वाले सरफेस से नीचे तक की हाइट लेंगे, नीचे से ऊपर मेजर नहीं करते, हाइट ऊपर से नीचे मेजर करते हैं। तो ये हाइट हो गई। यहाँ पर इस जगह पर हम ये कहेंगे, यहाँ पर होगा वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर कुछ भी नहीं होता, जीरो होता है। वैक्यूम प्रेशर P कैपिटल A इज इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पर हम ये सोचें कि वैक्यूम इस मरकरी पर कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, नहीं, उसने कोई प्रेशर नहीं लगाया। मरकरी अपनी प्रॉपर्टी के चलते ही जितना उसको गिरना था वो गिराया था, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है, दैट प्रेशर इज जीरो, वैक्यूम प्रेशर इज जीरो। अच्छा, अब जब देखिएगा, द स्पेस अबव मरकरी इन द ट्यूब इज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट वैक्यूम एंड इज कॉल्ड टॉरिसेलियन वैक्यूम, ठीक है तो वैक्यूम ही। और टॉरिसेली ने पहले देखा था तो उसने उसका नाम रख दिया टॉरिसेलियन वैक्यूम, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पोर्शन है ये परफेक्ट वैक्यूम है, इसमें किसी भी तरीके का गैस बबल वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, देयरफॉर प्रेशर PA इज इक्वल टू जीरो। कंसिडर अ पॉइंट कैपिटल C ऑन द मर्क्यूरी सरफेस इन द डिश एंड अ पॉइंट B इन द टेस्ट ट्यूब एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर टेस्ट ट्यूब के अंदर वाली मर्करी में हमने एक लेवल ले लिया B। उसके बाद देखिएगा, PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। तो PB pressure at surface B is equal to pressure at surface C is equal to PA, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। If H is the height of mercury column and rho is the density of mercury, तो अगर हमने कहा कि मरकरी कॉलम की हाइट h है और रो मरकरी की डेंसिटी है, then PB is equal to PA प्लस H रो G। और PA जो है वो क्या है, वो जीरो है। भाई यहाँ पर B तक कितना प्रेशर आ रहा है, हम कहेंगे कि एक प्रेशर तो ये वैक्यूम का और एक प्रेशर मरकरी खुद जो लगा रहा है अपनी वजह से, है ना। तो हमने ये कहा कि वो तो हो गया जीरो। उसके बाद मरकरी जो अपनी इस हाइट की वजह से, अपनी वजह से जो प्रेशर लगा है, दैट इज H रो G। तो ये हो गया H रो G। तो PB इज इक्वल टू जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो H रो G के ही इक्वल आ गया, ठीक है। फॉर मर्क्यूरी बैरोमीटर H इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर के लिए जो H है 76 सेंटीमीटर। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर के जब हम मर्क्यूरी बैरोमीटर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये कितनी हाइट पर आकर रुक जाता है। तो ये जो हाइट है 76 मीटर ही मेज़र करी जाती है। बड़ा टेस्ट ट्यूब ले लो, छोटा टेस्ट ट्यूब ले लो, शेप ले लो डिफरेंट कितनी भी, लेकिन ये जो हाइट है ये कांस्टेंट मिलेगी 76 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगेन ये कहाँ पर होगा, ये वहाँ पर होगा जब हम समुद्र के लेवल के आसपास होंगे, ठीक है। ये अलग अलग एरियाज में जाएंगे तो प्रेशर चेंज होगा, ठीक है। आप कहोगे गुजरात में तो इतना आ रहा था और गाजियाबाद में इतना आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ अलग है भाई, क्योंकि हम सी लेवल से थोड़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं, ठीक है। तो H इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। तो ये स्टैंडर्ड मेजर करी गई हाइट 76 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में, ये हो गया 0.76 मीटर। उसके बाद जो डेंसिटी है वो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वो कांस्टेंट होती है, यूनिवर्सली कांस्टेंट होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो जो रो है वो क्या हो गया 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गया। और जो G है वो हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये PA निकाल रहे हैं। अब हम ये कहेंगे कि भाई PB, PC, PA हमने तीनों को इक्वल कैसे ले लिया। हम ये कहेंगे तीनों को हमने इक्वल इस वजह से लिया है क्योंकि ये जो C है और ये जो B वाला जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ, मैं सेम लेवल पर ले रहा हूँ। तो सेम लेवल पर कोई भी चीज़ होगी तो हम ये कहेंगे कि उसका जो प्रेशर है वो उस पर सेम ही आएगा।
फिर हमने कैलकुलेट कैसे करा, हमने कहा कि भाई इस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर पी लग रहा था, दैट इज़ ऑफ वैक्यूम, और वैक्यूम का प्रेशर जीरो होता है, तो इसलिए जो प्रेशर यहाँ पर होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो वो जो प्रेशर है पी और पी एटमॉस्फेयर को डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है सी वाले का, तो हम ये कहेंगे इसलिए उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहते हैं। क्लियर है, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर डाल दी, ये इज इक्वल टू 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9.8, ये हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इसी को हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 13 पर बिल्कुल नीचे, हाउ एन ओपन ट्यूब मैनोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है। तो ये तो मर्क्यूरी बैरोमीटर था कि मर्क्यूरी बैरोमीटर से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करा, ये हो गया इतना मेथड। उसके बाद है कि ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर पहले देखेंगे ये होता क्या है। इट इज़ अ सिंपल डिवाइस, इट इज़ अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस एनक्लोज्ड इन अ वेसल, ठीक है। तो अगर कोई गैस है और वो गैस किसी वेसल के अंदर एनक्लोज्ड है, तो उसका प्रेशर मेजर करने के लिए जो ये एक डिवाइस यूज़ करी जाती है उसको हम ओपन ट्यूब मैनोमीटर बोल देते हैं। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ अ यू ट्यूब कंटेनिंग some liquid, one end of the tube is open to the atmosphere and the other end is connected to the vessel। तो ये डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, वो देख लीजिए। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, हमारे पास कोई क्लोज्ड वेसल होगी, उस क्लोज्ड वेसल के अंदर भी अगर मेरे को प्रेशर निकालना है तो वहाँ मैनोमीटर की हेल्प से निकालते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मर्क्यूरी बैरोमीटर की हेल्प से निकालते हैं। तो दो डिवाइसेस हैं, दोनों में से कोई एक पूछी जा सकती है एग्जाम में। अच्छा, तो देखिएगा इसका डायग्राम कैसे है ओपन ट्यूब मैनोमीटर का। ठीक है, तो हमने माना कि इसके अंदर एक कोई गैस भरी हुई है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड हो या गैस हो, दोनों का प्रेशर मेजर करा जा सकता है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया ए, पॉइंट ए, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया बिल्कुल ए के सामने, मतलब पैरेलल बिल्कुल, इसको ले लिया हमने बी, और एक पॉइंट यहाँ पर सी ले लिया, और बी और सी के बीच का जो ये हाइट है इसको हमने एच ले लिया।
कोई लिक्विड है या कोई गैस है, ठीक है। और यहाँ मैंने पी बोल दिया कि इस जगह जो प्रेशर होगा वो पी होगा, और ये हमारी कोई वेसल हो गई, और इधर ये जो यू ट्यूब बनी हुई है, मतलब यू के शेप की जो ट्यूब है उसको यू ट्यूब बोल देते हैं। ये वो वाला यू ट्यूब नहीं है जिस पर वीडियोस देखते हैं, ठीक है, सचमुच का यूट्यूब यही है। द टोटल प्रेशर पी ऑफ द गैस इज इक्वल टू द प्रेशर एट ए। तो गैस का जो टोटल प्रेशर है, गैस का जो टोटल प्रेशर है वो यहाँ पर भरी हुई है कोई गैस, यहाँ पर कोई लिक्विड है मैनोमीटर के अंदर, तो हम ये कहेंगे कि उसका जो टोटल प्रेशर होगा वो प्रेशर सारा का सारा वही होगा जो यहाँ पर होगा, ए पर होगा। भाई आप ये देखिएगा कि हमने इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब मान लीजिए कि प्रेशर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्रेशर कम होगा तो ये उतना ज़्यादा हाइट तक नहीं पहुँचेगा। तो हमने करा क्या कि ये जो यूट्यूब है, इस यूट्यूब को लेकर आए और इस यूट्यूब को यहाँ पर कहीं हमने इसके साथ में कनेक्ट कर दिया। कोई भी कंटेनर है, चाहे हमारे पास जो एलपीजी का गैस सिलेंडर होता है, चाहे उस गैस सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ था, और फिर उसके ना स्टेबल होने का हमने इंतज़ार करा कि इसके अंदर जो लिक्विड है ट्रांसपेरेंट है ये, तो हमने ये देखा कि ये लिक्विड कितना ऊपर तक जाता है, ठीक है, और ये लेवल हमने मार्क कर दिया। अब ये वाला लेवल हो गया ए, तो हम ये कहेंगे गैस का जो सारा का सारा प्रेशर है वो डायरेक्टली यहीं आ रहा है ए पर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखी है, द टोटल प्रेशर पी ऑफ द गैस इज इक्वल टू द प्रेशर एट ए, दस पी इज इक्वल टू पी ए, दस पी इज इक्वल टू पी ए। अब ये पी ए कितना होगा वो देखते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी सी प्लस एच रो जी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये ऐसा कैसे होगा, ऐसे इस वजह से होगा। हम ये कहेंगे कि भाई इन दोनों प्रेशर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, ठीक है। अगर इसका प्रेशर ज़्यादा होता तो ये सारा का सारा लिक्विड इधर आता, अगर इसका प्रेशर ज़्यादा होता तो ये सारा का सारा लिक्विड इधर से निकल जाता। दोनों जगह के प्रेशर्स ने, दोनों ट्यूब्स के प्रेशर ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। तो हम ये कहेंगे कि जितना प्रेशर यहाँ पर है ना पी ए पर, तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर पी सी, मतलब इस पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है वो, और फिर ये वाली हाइट ले लीजिए, बाकी तो ये दोनों सेम हाइट पर है, ये वाली हाइट ले लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि एक तो ये वाला प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक इतनी हाइट का प्रेशर। तो हाइट का प्रेशर क्या होगा, एच, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो, और जी, एच रो जी, ठीक है। तो वही यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि पी ए इज इक्वल टू पी सी, मतलब इस पॉइंट पर कितना प्रेशर है, और यहाँ से यहाँ तक इतनी हाइट का कितना प्रेशर है, तो एच रो जी। समझ गए इतना? इसके बाद हमने कहा कि भाई सी जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को एक्सपोजर हो रखा है इसका, तो पी इज इक्वल टू हो गया पी स्मॉल ए प्लस एच रो जी, पी ए प्लस एच रो जी, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा भैया पी ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्मॉल एच इज बी सी, मतलब बी से लेकर सी तक की जो लेंथ है, जो हाइट है, बी सी। Difference in the levels of the liquid in the two arms and rho is the density of the liquid. The total or actual pressure P at a point is called absolute pressure. Gauge pressure is the difference between the actual pressure at a point and the atmospheric pressure, that is Pg is equal to, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रेशर आया ना P, ये जो P आया है, this is called absolute pressure। एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। हमें इसमें यही चीज़ देखनी है कि एक तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है और एक दूसरा होता है, एक तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है और एक उसके अलावा होता है गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर देखिएगा, गेज प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रेशर। एक्चुअल प्रेशर यही है, एब्सोल्यूट प्रेशर या एक्चुअल प्रेशर, तो इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रेशर एट अ पॉइंट एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर इज कॉल्ड Pg इज इक्वल टू P माइनस PA, ठीक है। तो गेज का मतलब क्या होता है, गेज का मतलब होता है ट्यूब। जैसे आपने देखा होगा ना स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज क्या करता है, प्रैक्टिकल करवाया गया होगा स्कूल में। तो स्क्रू गेज क्या करता है, स्क्रू गेज छोटे से छोटे वायर का भी ना डायमीटर निकाल देता है। आप मिलीमीटर में डायमीटर निकालते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इसका निकाल सकता है कि डायमीटर इस पर कम करना है, इसका भी निकाल देगा। तो फिर क्या ट्यूब का भी निकाल देगा डायमीटर, इसका भी निकाल देगा। तो वो जो गेज है, वो गेज जो है वो सिलेंड्रिकल वेसल को ही हम ना गेज बोल देते हैं। तो स्क्रू गेज क्या करता है, गेज की डायमीटर निकालता है।
तो इसलिए हम इसमें यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर है, यानी कि जो सिर्फ एच रो जी होता है ना, उसको हम गेज प्रेशर बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे P माइनस पी है, तो P माइनस पी ए करेंगे तो क्या आएगा, एच रो जी तो आएगा। तो दिस इज कॉल्ड गेज प्रेशर। सिर्फ हाइट की वजह से जो प्रेशर आता है दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। तो ये हो गया आपका एच रो जी के अलावा। उसके बाद अब जरा देखेंगे, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो निकाल दिया, ठीक, हमने ये निकाला ना 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। हाइट हमने मर्क्यूरी कॉलम का हाइट ले लिया था 0.76 मीटर, ठीक। तो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर भी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, ठीक। तो जरा देखिएगा एटमॉस्फेयर की हाइट किस तरह से निकाली जाती है। फॉर कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर वी मेक यूज ऑफ फॉलोइंग assumptions, ठीक है। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब हम जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की स्टैंडर्ड हाइट कुछ होती होगी वो। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट चेंज एप्रिशिएबली अप टू अ सर्टेन हाइट। तो हम ये कहेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर हाइट तक जो स्मॉल जी है, हम वो ग्रेविटेशन भूल जाते हैं, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन जी, वो भूल जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एक कंसिडरेबल हाइट तक जो जी है वो कांस्टेंट रहता है। तो पहला एजम्पशन हमारा ये होगा जब हम एटमॉस्फेयर की हाइट निकालना चाहेंगे तब, पहला एजम्पशन। दूसरा देखिएगा क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, नहीं, टेम्परेचर को यूनिफॉर्म मानकर चलिए, कांस्टेंट मानकर चलिए, ठीक। तीसरा एजम्पशन, ऑल द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विद हाइट, वी अज्यूम इट टू बी यूनिफॉर्म एंड टेक रो इज इक्वल टू 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ों को कांस्टेंट मान लिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया और डेंसिटी को कांस्टेंट मान लिया, और आपका जो तीसरी चीज़ हमने कांस्टेंट मानी है वो है हमारा जी, कि जी भी चेंज नहीं होगा, स्मॉल जी। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइट एच ऑफ एयर कॉलम इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय 0.76 मीटर ऑफ एच जी तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइट एच ऑफ एयर कॉलम height h of air column is equal to pressure exerted by 0.76 meter of hg। प्रेशर एक्सर्टेड बाई हाइट एच ऑफ एयर कॉलम, तो हमने एयर का पूरा कॉलम मान लिया कि भाई हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है एटमॉस्फेयर, तो हम ये कहेंगे कि पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कुछ ना कुछ जो हाइट होती होगी, तो वो जो हाइट है वो जो प्रेशर लगा रही है, हाइट की वजह से लगने वाला प्रेशर इज कॉल्ड दिस एच रो जी। तो वो एच रो जी हो गया, और प्रेशर एक्सर्टेड बाई 0.76 मीटर ऑफ एच जी वो हमने निकाल ही लिया था 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल ये था। तो यहाँ से एच निकालेंगे 1.013 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन रो इंटू जी 1.013 इंटू 10 की पावर 5, और रो कितना है, डेंसिटी 1.3 हमने मान ली किलोग्राम पर मीटर क्यूब, स्टैंडर्ड डेंसिटी एयर की, और इंटू जी जो है उसकी भी वैल्यू हमने मान लिया कि वो भी चेंज नहीं होगा 9.8। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7951 मीटर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, रट लेना इसको, ठीक। पेपर में पूछा जाता है ना, तो उसको ये मत सोचना कि मैं वहीं पर करा के देख लूँगा, रट लेना 7951 मीटर, और अप्रॉक्सीमेटली इसको हम 8 किलोमीटर बोल देंगे। तो अब हम ये कहेंगे कि ये हमारा जो है ये हमारी हाइट हो गई एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर की हाइट का मतलब ये हो गया, हम ये मानकर चलते हैं कि 8 किलोमीटर जो हाइट है, 8 किलोमीटर तक जो हाइट है, हम ये मानकर चलते हैं कि हाँ
ये है पूरे एटमॉस्फेयर की हाइट। 8 किलोमीटर के बाद क्या हो जाएगा वो हमें नहीं पता, क्यों। और उसका हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि भाई वहाँ पर फिर ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, ग्रेविटी तो एक्ट करेगी वहाँ पर, लेकिन क्या है कि उसके बाद डेंसिटी एयर की चेंज हो जाएगी, है ना, कहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चेंज हो जाती हैं। 8 किलोमीटर तक की हाइट मान लेते हैं, 8 किलोमीटर बहुत होता है अगर हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ उठें तो, ठीक है। चलिए जी, तो आज इतना ही कर लीजिए, बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सर। ओके।